तो हेलो नमस्कार सभी साथियों का आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल लर्निंग जोन के अंदर। मैं राहुल, एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो करते हैं अपना स्टार्ट, ना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है भाई? सॉइल फर्टिलिटी होती है कि मृदा के अंदर भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों का योग क्या होता है, मृदा उर्वरता होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि मृदा के अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, उसको बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। ये बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है, बहुत से कारक इसको डिपेंड करते हैं कि वो प्रोडक्टिव होगी नहीं होगी। प्रोडक्टिव का मतलब उत्पादक, यानी कि हर मिट्टी जो कि उर्वर है वो उत्पादक नहीं होती, कि उस पर कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं। जैसे पाला हो गया, अगर पाला गिर जाए या तूफान आ जाए या फिर ठीक है, तो तूफान, बीमारी, कीट वगैरह भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनके ऊपर कहीं आ रहे नहीं आ रहे। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं उसको फैक्टर कौन कौन से डिपेंड करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक फैक्टर की बात करें, नेचुरल की। अब नेचुरल में सबसे पहली चीज़ आती है क्या? प्राकृतिक, पेरेंटल मटेरियल, पैतृक पदार्थ। यानी कि जिसका पैतृक पदार्थ बढ़िया होगा, ठीक है, उर्वरक का पैतृक पदार्थ पर निर्भर करता है। अगर मान लो कोई ऐसी चट्टान है जिसमें मिनरल ज़्यादा है, उससे मिट्टी बनी है, तो उसकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा होगी। टोपोग्राफी की बात करें, स्थलाकृति की बात करें, तो इन्हें ढालू पहाड़ी जो होती हैं, जो ज़्यादा ढलती हैं, उनमें जो अपक्षालन होता है, सोइल इरोजन होता है, इस वजह से जो इरिडिएशन होता है सोइल का, इस वजह से कम उपजाऊ मृदा होती है। फिर बात करें सोइल एज, जितनी ज़्यादा एज होगी सोइल की, उतना ही उसका कम उर्वरा शक्ति होगी। उम्र के साथ में उसकी उर्वरा शक्ति घटती जाती है। जलवायु, जहाँ की जलवायु ज़्यादा नम है, तो वहाँ के जितने मिनरल्स हैं वो पानी में लीचिंग के थ्रू नीचे चला है। लीचिंग का मतलब होता है पानी में घुल करके या किसी भी लिक्विड है सब्सटेंस के अंदर घुल करके मिनरल्स का नीचे चले जाना, नीचे के स्तर हॉरिजॉन्स के अंदर चले जाना, उसे बोलते हैं लीचिंग। अब मृदा प्रोफाइल की डेप्थ, गहराई भी डिपेंड करती है। यानी नीचे की जो लेयर्स हैं, जो संस्तर हैं हॉरिजॉन्स के सोइल के, तो उस वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं कंपेयर देन ऊपर वालों के। ऊपर वाली जो लेयर होती है उसके कंपेयर देन नीचे वाले जो होते हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। फिर नेक्स्ट है भौतिक दशा डिपेंड करती है कि मृदा में, जिस मृदा के अंदर क्या होगा, पोरोसिटी ज़्यादा होगी, रंध्रावकाश ज़्यादा होगा, उसके क्या होगा, उसमें जितने मिनरल्स होंगे वो सारे घुल करके नीचे चले जाएंगे लीचिंग के थ्रू। और जिसके अंदर पोरोसिटी कम होगी उसके अंदर क्या होगा, जो मिनरल्स है वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे जल्दी से। फिर मृदा अपर्दन, जिस मृदा के अंदर अपर्दन ज़्यादा होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, उसके जो मिनरल्स है वो कट कट करके दूसरी मिट्टी में चले जाएंगे, तो इसलिए वो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी एक किस्म से। फिर पोषक तत्वों की उपलब्धता, जिसके अंदर क्या होगी, पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता ज़्यादा होती है। पोषक तत्व होना और प्रदान करना अलग बात है दोनों, ठीक है। तो होना और प्रदान प्रदान करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, प्लांट को प्रदान कर दे। फिर कृत्रिम फैक्टर के बारे में बात करते हैं। कृत्रिम फैक्टर कौन कौन से हैं भाई? कृत्रिम फैक्टर के बारे में बात करते हैं। कृत्रिम फैक्टर में फर्स्ट है वाटर लॉगिंग कंडीशन। यानी मिट्टी में क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगा तो अधिक पानी भरेगा और भौतिक दशा खराब हो जाएगी। आवश्यक पोषक तत्व अपक्षालन के थ्रू जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे। फिर फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम अपने ऐसा यूज़ कर ले, मान लो अपने गहरी जड़ पे गहरी जड़ वाली लगाते चले जाएं, उथली जड़ वाली पे उथली जड़ वाली लगाते चले जाएं, लेग्यूम पर लेग्यूम वाली फसल लगाते चले जाएं, एक टाइम वो सारे कैश क्रॉप ही कैश क्रॉप लेते चले जाएं। तो इससे क्या होगा, मिट्टी का शोषण होता जाएगा, तत्वों का शोषण होता चला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। पीएच बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मान लो हम ऐसे कुछ फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं जिनकी नेचर, जिनकी प्रवृत्ति कैसी, अम्लीय है, तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, पीएच इम्बैलेंस हुआ, सारा कुछ खराब। अगर मान लो कुछ ऐसे केमिकल्स डाल रहे हैं जिसकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है, क्षारीय होती है, तो मिट्टी ऑटोमेटिकली क्षारीय हो जाएगी। क्षारीय होते उसका फिर पीएच इम्बैलेंस होते सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, जैसे कि जिस मिट्टी के अंदर जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उतनी ही बेटर होगी, उतनी ही उसकी फर्टिलिटी की जो पावर है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा
उसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो फर्टाइल ज़्यादा होगी। मृदा में जुताई का ढंग व समय, अगर सही टाइम पे सही सोइंग करेंगे, सही कल्टीवेटिंग करेंगे तो क्या होगा, उस मिट्टी की स्ट्रक्चर और शेप भी ख़राब नहीं होगी। तो कह रहा है ढालू खेतों की जुताई लंबवत करने के बाद मृदा कटाव कम होता है, पोषक तत्व पानी के साथ बहकर कम जाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर ढलान ऐसे है तो हमें ऐसे वो करना चाहिए, कल्टीवेशन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि प्रति हेक्टेयर पैदावार करने से है, यानी 1 एकड़ के अंदर या 1 हेक्टेयर के अंदर कितना उत्पादन होता है उसको बोलते हैं मृदा उत्पादकता। उत्पादन अलग है, उत्पादकता अलग है। इसको साधारणतः रुपए में तोला जाता है, प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में मापते हैं। जैसे भूमि पर खड़ी फसल है वह भूमि की उर्वरा शक्ति को दर्शाता है। भूमि के ऊपर खड़ी है तो अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे है फसल, ठीक है, तो ये मृदा की उर्वरता पे डिपेंड करता है कि अगर मृदा उर्वर है तभी तो वो आज खड़ी है फसल, अदरवाइज तो वो खड़ी नहीं होती अगर उसमें मृदा में उर्वरता नहीं होती। अगर फसल प्रतिकूल दशाओं के कारण नष्ट न हो जाए तो भूमि उपजाऊ होते हुए भी उत्पादक नहीं मानी जाएगी। यानी कि मान लो कोई प्रतिकूल स्थिति आ गई और मृदा उपजाऊ थी लेकिन प्रतिकूल स्थिति आ गई और फसल नहीं हुई तो वो मृदा उपजाऊ नहीं मानी जाएगी। इसलिए भूमि की उत्पादकता का अधिक या कम हो केवल उसकी उर्वरता शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सभी दशाओं व अनुकूल और प्रतिकूलता पर भी निर्भर करता है। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर देखते हैं। अभी मृदा उर्वरता में सबसे पहला अंतर देखते हैं। उर्वरता क्या है, मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों उचित मात्रा में सही अनुपात में उपलब्ध होना है। लेकिन उत्पादकता का क्या है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन से है। मृदा उर्वरता, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है, यानी वो फर्टाइल होगी तभी तो वो प्रोडक्टिव होगी। मृदा उर्वरता भौतिक, रासायनिक और पौधे के पोषक तत्व संतुलन और उर्वरता पर निर्भर करती है, लेकिन ये उर्वरता परिवहन, व्यय, पूंजी, मांग, फसल पैदा आदि पर व्यय करती है, निर्भर करती है। मृदा उर्वरता का प्रयोगशाला में जांच कर सकते हैं, इसकी जांच हम खेत में कर सकते हैं, कोई प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन, व्यय आदि चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, पोषक तत्व के उपयुक्त मृदा पीएच की। ये तो चीज़ें हमने पढ़ ली थी, मे भी पिछली क्लास के अंदर भी कर ली थी, तो वहाँ से आप देख लेना उसको, जो स्टार्टिंग से देखते आ रहा है। अब करते हैं लवणीय क्षारीय मृदाएं। अब लवणीय मृदा क्या होता है, जिसके अंदर लवण ज़्यादा होते हैं, साल्ट ज़्यादा होते हैं। बेसिक, जिसके अंदर बेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि मृदा का नाम और कौन सी मृदा कौन से राज्य के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहला लेटराइट मिड सॉइल, कहाँ पे, केरल में। काली कपासी सॉइल यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है। लाल सॉइल होती है वो तमिलनाडु में। पीट सॉइल होती है वो केरल में। हल्की बलुई मृदा सैंडी सॉइल होती है राजस्थान में। लोमी मृदा होती है उत्तर प्रदेश में। एलुवियल सॉइल होती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एलुवियल किसको बोलते हैं, जलोढ़ को। जलोढ़ वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा हैं, तो नदियाँ उत्तर प्रदेश में भी बहुत है, और भी जगह मिलती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ज़्यादा है। लवणीय मृदा बनने के कारण क्या है, सबसे पहला कारण है वर्षा की कमी। बारिश नहीं होगी, शुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा व ज़्यादा वाष्पीकरण के कारण भूमि में मौजूद लवण पानी में घुल कर के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और पानी के भाप बनकर उड़ जाने के कारण वो ऊपर ही रह जाते हैं। यानी होता क्या है, वो मिट्टी कठोर होती है नीचे से, तो जितना भी पानी होता है वो घुल करके ऊपर आ जाएगा। साल्ट है वो ऊपर आ गए, और ऊपर आने के बाद में वो पानी तो उड़ गया लेकिन वो साल्ट वहीं के वहीं रह गए। जल निकास की कमी होने के कारण, खारे पानी से सिंचाई करने के कारण, उच्च भूमि जल स्तर के कारण, यानी जहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली साल्ट है वो नीचे के ऊपर आ जाएंगे। कठोर मृदा में परत होने के कारण। लवणीय मृदाओं के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं भाई फसलों के ऊपर, देखते हैं।
अब इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो सकते हैं। पहली बात तो प्लांट है के अंदर अगर ज़्यादा साल्ट देंगे तो प्लांट मुरझा जाएगा। लवणीय व क्षारीय लवणों के घोल जाने के कारण भूमि की घोल की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे कि पौधे पानी ग्रहण नहीं कर पाते। यानी जब साल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पानी ग्रहण नहीं कर पाएगा पौधा। पानी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली विल्ट हो जाएगा, विल्ट नहीं तो उसके हरिमाहीनता हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगा। पौधे में पानी की कमी हो जाती है। नमी की कमी के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाता और उपज में कमी आ जाती है। और वैज्ञानिकों ने इन 3 चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि एक लवणीय मृदा होती है, एक क्षारीय मृदा होती है, एक लवणीय क्षारीय मृदा होती है। लवणीय मृदा क्या होती है, देखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना है, यानी मिट्टी के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें साल्ट भी ज़्यादा होंगे। देखते हैं लवणीय मृदा में 4 से अधिक होता है। ये क्या होता है, 4 से कम होता है, और इसमें 4 से अधिक होता है। पूरा लाइन याद करो। जैसे लवणीय में क्या होता है, पीएच उसका 8 से कम, और इमल्सिफाइड नहीं, एक्सचेंजेबल सोडियम, विनिमयशील सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम 15 से कम। तो लवणीय मृदा में क्या होता है, पहले वाला ज़्यादा होता है फिर कम कम। फिर क्षारीय मृदा में क्या होता है, पहले वाला कम होता है फिर ज़्यादा ज़्यादा। और लवणीय में क्या होता है, पहला ज़्यादा होता है, दूसरा ज़्यादा होता है, तीसरा भी ज़्यादा होता है, तीनों ही ज़्यादा होते हैं उसमें। यानी उसका जो पीएच लवणीय मृदा है वो 4 से अधिक होती है, पीएच भी 8 से अधिक होता है, और उसका विनिमयशील सोडियम भी ज़्यादा होता है। यानी इसमें लवणीय वाले भी करैक्टर होते हैं, इसमें क्षारीय वाले भी करैक्टर होते हैं। फिर लवणीय मृदा किसे कहते हैं, अभी देखते हैं। दोनों की अब डेफिनेशन आ चुकी है। इस प्रकार की मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, घुलनशील लवणों, क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं। इस मिट्टी के सतह पर सफ़ेद रंग की, भूरे रंग की, सफ़ेद बारीक भूरी पाउडर जैसे दिखाई देता है। इन मृदा को सफ़ेद धूसर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इधर ध्यान से देखो थोड़ा। इनको क्या कहते हैं, सफ़ेद धूसर भी कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने के कारण जगह जगह पर सफ़ेद चकते होते हैं। साधारण भाषा में इन्हें रेह या रहेली भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एल्कलाइन सोइल की। इन मृदाओं में सोडियम लवणों की प्रचुर मात्रा में, विनिमयशील सोडियम की मात्रा भी अधिक होती है। इनमें क्या, एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा, डेफिनेशन वो वाली जो टेबल वाली बात कर रहा है, मैक्स टू मैक्स। इसी कारण से ऐसी मृदाओं की भौतिक दशा खराब होती है, जल एवं वायु संचार कम होता है, अधोमृदा व कठोर कंकड़ की परत जमा हो जाती है, जिससे पानी के नीचे नहीं जा पाता और भूमि चिपचिपी हो जाती है, सीखी सीमेंट की तरह हो जाती है और काली हो जाती है। कैसी हो जाती है, काली धूसर हो जाती है। तो ध्यान रखें, जो लवणीय को बोलते हैं सफ़ेद धूसर, इसको बोलते हैं काली धूसर, इसको ऊसर। और लवणीय क्षारीय मृदा को क्या बोलते हैं, भी देखते हैं। लवणीय क्षारीय मृदा को बोलते हैं ऐसी मृदाएं जो विलेय लवण के विनिमयशील सोडियम दोनों अधिक मात्रा में होते हैं। मिट्टी के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट के कंकरों के अपारगम्यता परत होने की वजह से मिट्टी में हवा पानी का प्रवेश कम होता है व जल निकास कम होने के कारण पानी सख्त खड़ा हो जाता है, यानी कि मिट्टी के ऊपर रहता है फिर पानी। इसी प्रकार की मृदाओं को भूरी ऊसर कहते हैं। भाई ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, भूरी ऊसर मृदा बोलते हैं। पहले वाले को सफ़ेद ऊसर, लवणीय को, क्षारीय को क्या बोलते हैं, भूरी काली ऊसर, और इसको बोलते हैं भूरी ऊसर मृदा। साधारण भाषा में रेही युक्त ऊसर, रहेली ऊसर। सुधार करने के तरीके क्या क्या हैं। लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार प्रबंधन, 3 मेथड है। कौन कौन सी है, पहली है भौतिक, रासायनिक, जैविक और भूमि संबंध। पहला भौतिक के बारे में बात करें। भौतिक के कौन कौन से हैं, लवणों को खुरचना, यानी स्कैरिफिकेशन कर देना, एक ऊपर की परत है वो उठा दो। फिर है अपक्षालन, पानी में भिगो करके उन सारे लवणों को नीचे कर दो, लेकिन ये टेम्परेरी है। लवणों को घोल करके खेत से बाहर निकाल दो, ये बहुत जगह अपनाई भी जाती है, बढ़िया मेथड है। जल निकास प्रबंधन करना, ये तो ट्रीटमेंट है, उपाय नहीं। केमिकल क्या उपाय कर सकते हैं, अभी केमिकल का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। केमिकल में एक यूज होता है जिप्सम,
ठीक है। क्या क्या यूज होता है? मृदा सुधारक बोलते हैं कि ऐसे रसायन जो कि विनयमशील सोडियम को मृदा से हटाने का काम में लाए जाते हैं। मृदा में सुधार करने के लिए, सतह पर सोडियम हटाने के लिए या मृदा में सुधार करने के लिए काम में लाए जाते हैं, उन्हें मृदा सुधारक कहते हैं। एग्जाम्पल जिप्सम, गंधक, गंधक का अम्ल, पाराइट्स, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट आदि। पहला है जिप्सम। अब जिप्सम को पानी में घोल करके घुलनशील प्राकृतिक खनिज बोलते हैं इसे, जिसमें 20 से 25% कैल्शियम होता है, 10 से 15% सल्फर होता है, या गंधक बोलते हैं जिसे। जिप्सम की समुचित मात्रा को बारीक पीस करके मई जून के माह में ऊपरी 10 से 15 सेंटीमीटर अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। जिप्सम की ऊपरी कैल्शियम आयन क्षारीय विनयमशील सोडियम विस्थापित करने योग्य कले में बदल दें। अभिप्राय है कि निम्न प्रकार। अब देखो होता क्या है, ये अपनी मिट्टी है, ठीक है। ये जो अपनी मिट्टी है, क्या लगा हुआ उस पर? सोडियम लगा हुआ है। उस पर क्या लगा हुआ है देखते हैं, रुको अभी कलर चेंज कर लूँ। ये जो सोडियम लगा हुआ है इसके ऊपर, अब ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये अपना कैल्शियम सल्फेट डॉट 10H2, ये क्या करता है, इसका कैल्शियम इसको जा कर के रिप्लेस करता है, इन दोनों को जा कर के, और ये हो जाता है कैल्शियम प्लस सॉइल। यानी कि अब मिट्टी हमारी ठीक होगी और इसने सोडियम सल्फेट बना दिया और ये नीचे चले जाता है मिट्टी में क्षलन के कारण। फिर नेक्स्ट, लवणीय मृदाओं सुधार और उनका प्रबंधन। हम सुधार प्रबंधन करते हैं, क्या करते हैं? भूमि सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग केवल खरीफ में करते हैं। इसके लिए तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा व दलहनी फसलों में प्रोटीन की वृद्धि होती है। मृदा जांच के आधार पर जिप्सम की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी की बात सुनी और डाल दी। पहले सॉइल का टेस्ट करवाओ, उसके बाद में उसमें जिप्सम डाला जाएगा। वो रिकमेंड करेगा जो लैब का जो ओनर होगा। पायराइट्स बिहार शांत के रोहतास जिले के अमझोर नामक स्थान में पाया जाता है। पायराइट्स यह आयरन सल्फर युक्त खनिज है जो पानी और हवा से क्रिया तुरंत सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जो मृदा में सोडियम की क्रिया करके कैल्शियम मृदा में बदल देता है। इसका प्रयोग करने से पहले खेत को समतल कर लेना व पायराइट्स को मिला करके हल्की तुरंत सिंचाई कर दें। पानी सूखने पर पुनः सिंचाई करनी चाहिए एवं यह क्रिया सप्ताह तक करनी चाहिए। वह चूनेदार ऊसर भूमि उपयोग मानी जाती है इसके लिए। फिर आते हैं इसके जैविक उपाय क्या क्या कर सकते हैं भाई, यानी बायोलॉजिकल सबसे पहले बात करते हैं। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए ढेंचा हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। उससे मिट्टी की भौतिक स्ट्रक्चर और जैविक के गुणों में सुधार आ सकता है। ढेंचा एक दलहनी फसल है एवं इसके पौधे का रस अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखो क्षारीय में अम्लीय प्रकृति का रस मिला दिया तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगा, अब जो कि सोडियम के हानिकारक प्रभाव को कम करेगा और ढेंचा की फसल को फूल आने पर पलट दें। शक्कर मिलाने से समवर्ती क्षेत्रों में शक्कर मिलों से प्राप्त शीरा या प्रेस मड, यानी कि जो शुगर मिल होती है उनसे प्रेस मड ले आओ। ये बोला कि जो गन्ने का बचा हुआ मटेरियल है वो ले आओ, ठीक है। भी भूमि को सुधार के लिए काम आता है। इसे बुआई के 3 से 4 सप्ताह खेत में मिला दें। उसके बाद में भूमि प्रबंधन के उपाय। भूमि के लिए क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं अपने, भी हमारी मिट्टी खराब ही ना हो, खेत की तैयारी अच्छे से करें। क्षारीय भूमि को 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जाए, यानी कि गहरी जुताई करोगे तो जितने भी क्षार वगैरह वो सारे नीचे चले जाएंगे, ऊपर वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली जो ठीक है। भूमि की नीचे कड़ी परत भी टूट जाएगी और जिससे कि जल और वायु संचार अच्छा होगा। बुआई की विधि अच्छे से करें, ठीक है। सिंचाई, पहली सिंचाई में अधिक मात्रा में पानी देना चाहिए ताकि अंकुरण पर लवणों का प्रभाव ना पड़े। ज़्यादा पानी दोगे मिनरल्स ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो अंकुरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 2 सिंचाइयों के अंतराल कम कर दें, यानी कि वो ऊपर आने लगे उससे पहले फिर पानी दे दो, फिर नीचे कर दो। ड्रिप या फव्वारा विधि काम में लेना चाहिए, अधिक प्रभावी होता है। बीज की मात्रा 15 से 20% अधिक लें, क्योंकि कुछ असर है जो साल्ट का होगा, इस वजह से कुछ जर्मिनेट नहीं होंगे। उर्वरकों का प्रयोग साधारण मात्रा में मुकाबले समस्याग्रस्त भूमि में 25 से 30% उर्वरकों की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए। फिर
फसलों को एवं किस्मों का चयन, ऐसी लवणरोधी फसलों का यूज़ करना चाहिए, लवणरोधी वैरायटी का यूज़ करना चाहिए। अब उच्च सहनशील फसलें कौन सी है जो लवण या साल्ट को रेजिस्टेंस कर सकती है? सबसे पहले बात करते हैं अपने ज़्यादा जो सहन करती है, जो हो गया चुकंदर, ढेंचा, कपास, पालक, शलजम, शकरकंद, खजूर, नारियल, दूब घास। यानी कि ऐसे सैलाइन सोइल के अंदर लगा दो, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये उग जाएंगे, इनका कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। निम्न सहनशील जो कम सहन करती है, गेहूँ, जौ, जई, धान, तारा मीरा, सरसों, मेथी, मक्का, बाजरा, सरसों, ये जितने भी हैं ये कम सहन कर लेती हैं, करती हैं ये सहन, ऐसी बात नहीं है। और असहनशील ये नहीं करती भाई, चना, ग्वार, तिल, मूंग, मोठ, उड़द, सेम, भिंडी, लौकी, सेब, संतरा, बेर, नींबू, ये साल्ट को सहन नहीं करते। कुछ वेराइटियां हैं जो कि लवण सहनशील है, जैसे कि गेहूं की वैरायटी है खाचरिया 65, बड़ी बढ़िया वैरायटी है, साल्ट रेजिस्टेंट है, साल्ट के अंदर लगाओ बढ़िया काम करती है। कल्याण सोना RS 31 राज 3070, राज 1972, KRL 14, जो कि BL2 RD 3137, धान की IR 8 पद्मा और पूसा 221, तरबूज की शुगर बेबी, दुर्गा केसर, और अलसी की RL 71 और त्रिवेणी, ये वेराइटीज़ हैं जो साल्ट रेजिस्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अम्लीय मृदा और उनका प्रबंधन। अब अम्लीय जो मृदा है वो किस तरीके से बनती है और उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है। तो अम्लीय मृदा हम आज ही पढ़े हैं, कल, अभी टाइम तो है अपने पास। अम्लीय मृदा ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो कल के लिए छोड़ देंगे। अम्लीय मृदा देखते हैं। भारत में अम्लीय मृदा के क्षेत्रफल क्षारीय मृदा की अपेक्षा अधिक है। अम्लीय मृदा ज़्यादा है, क्यों? अब ये मृदाएं अधिकतर नम जलवायु वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होती है एवं हमारे देश में सर्वाधिक अम्लीय मृदा पूर्वोत्तर भाग केरल में पाई जाती है। पूर्वोत्तर जहाँ पे अपने समुद्र लगते हैं ना, वहाँ पे मोस्टली सॉइल है वो एसिडिक ही मिलेगी। परिभाषा, वे मृदाएं जिनकी मृदा संकीर्ण पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी जिस मिट्टी के ऊपर क्या होगी, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, वो इसका pH वैल्यू हमेशा 7 से कम होता है, 4 से 6.5 के बीच होता है, वह अम्लीय मृदा कहलाती है। इसमें जीवांश पदार्थ की अधिकता पाई जाती है और इनकी भौतिक दशा खराब नहीं होती, दिखने में ठीक होती है। अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई? या तो पैतृक बाय पेरेंटल हो, ठीक है, जैसे कि अम्लीय चट्टानों के बनने पर भूमि भी अम्लीय होती है। चट्टानों, ऐसी चट्टानें जैसे ग्रेनाइट मुख्य है, इससे सिलिका, क्वार्ट्ज और मात्रा भी अधिक होती है। क्षारीय पदार्थों का आच्छालन, यानी ऐसा हुआ हो कि जो क्षारीय मैटर थे उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो निक्षालित हो गए या फिर उसमें अपक्षलन हो गया या इरोजन हो गया, जिससे कि उसमें अम्लीयता बढ़ गई। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, ऐसी मिट्टी थी मान लो कोई जिसके अंदर अम्लीय उर्वरकों का हमने ज़्यादा प्रयोग किया तो वो अम्लीय बन गई। या कार्बनिक मैटर ज़्यादा था, कार्बनिक मैटर बनता है तो हमेशा ऑर्गेनिक एसिड भी बनते हैं, कार्बनिक अम्ल भी बनते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में सूक्ष्म जीवों की क्रिया। सूक्ष्म जीव में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से नाइट्रीकरण के क्रिया से विभिन्न प्रकार के मृदा के कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल पैदा करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करता है, जो अपघटन करने का काम करता है, वो कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं। जिसके अंदर सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक एसिड भी ज़्यादा होंगे। अम्लीय मृदा पर प्रभाव, प्लांट पर क्या प्रभाव पड़ते हैं देखते हैं अभी। प्लांट पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? पहला प्रभाव है कि लोहा और मैग्नीज एल्यूमिनियम मृदा में अधिक विलय होने के कारण पौधे को और हानिकारक प्रभाव डालेंगे। यानी एसिडिक सोइल है तो उसमें आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम ज़्यादा सोल्यूबल होंगे और वो प्लांट पर ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। फिर फॉस्फोरस का लोहे और अमोनिया के साथ अप्राप्य अवस्था में स्थिरीकरण हो जाएगा, फॉस्फोरस भी अनअवेलेबल हो जाएगा इस वजह से। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी क्योंकि आयरन और वो बढ़ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, जिससे कि नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण का लाभ पृथ्वी पर दिशा में चलाता है। अम्लीय मृदा का प्रबंधन कैसे करेंगे? चूना डाल सकते हैं, चूने वाले पदार्थ को मिला करके, चूना, भुजा हुआ चूना
और चूना लाइमस्टोन मुख्य रूप से मिलाने में हाइड्रोजन आयन का मृदा कणों से कैल्शियम आयन है वो रिप्लेस कर देता है। वह समुचित जल निकास करते रहेंगे। अम्लीय रोधी फसलों को लगा करके, यानी सीधी सी बात है अम्लीय रेजिस्टेंट। इसमें 3 श्रेणी की आती है। पहले तो कम अम्लीय सहन, फिर सामान्य अम्लीय सहन, अधिक अम्लीय। अधिक अम्लीय कौन सहता है? घास और राई बस। कम सामान्य कौन सहता है? गेहूँ, जौ, मक्का, जई, ज्वार, आलू, बाजरा, ये सह लेते हैं थोड़ा बहुत। कम सहते चुकंदर, फूलगोभी, रिजका, बरसीम, ये सहते नहीं। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। अम्लीय मृदा के अंदर क्षारीय उर्वरक करेंगे, ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, राजस्थान की मृदाएं क्षरण और उसका संरक्षण कैसे करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आप ऐसी रेगुलर तैयारी करते रहें। इसके बाद में हमारा क्षरण आ जाएगा। क्षरण, जल क्षरण हो गया, ये हो गया। उसके बाद खाद और उर्वरक। बड़े टॉपिक आने वाले हैं आगे, तो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें साथ साथ में। इसी के साथ हम विदा लेते हैं।